अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है। यह अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान भी है। कहाँ तक पढ़े थे यार, यहीं तक पढ़ाया गया था या और आगे पढ़ाया गया था? हाँ, ठीक है। तो अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान भी है। तो कुछ अर्थशास्त्री हुए जिन्होंने ये कहा कि अर्थशास्त्र भाई एक आदर्श विज्ञान भी है। तो अब सवाल ये उठता है कि आदर्श विज्ञान क्या होना चाहिए? सवाल ये उठा कि भाई आदर्श विज्ञान क्या होना चाहिए? तो आदर्श विज्ञान वह विज्ञान है जो आदर्श क्रियाओं की अच्छाई बुराई अर्थात औचित्य के बारे में बताता है। वो क्या करता है? आदर्श। आदर्श का मतलब क्या होता है? आदर्शहीन व्यक्ति, आदर्शहीन पुरुष, आदर्शहीन महिला। तो आदर्श की भांति वो क्या करता है? उसकी क्रियाओं को, जो आदर्श क्रियाएं की गई उन क्रियाओं की जो अच्छाइयां हैं बुराइयां हैं, या आप ये कह सकते हैं कि उनके औचित्य के बारे में जो है वो बताता है। कौन? अर्थशास्त्र विज्ञान। विभिन्न समस्याओं के सुलझाने के आवश्यक सुझावों के साथ नैतिक विचार का मत भी देता है। वह है कौन? आदर्श विज्ञान। तो जो पीछे आप धाराएं जो आप पढ़ते हुए सॉरी जो उदाहरण आप जो है पढ़ते हुए आ रहे हैं, लोगों की विचारधाराएं क्या क्या थी उसको पढ़े हैं आप। तो उसी में उपरोक्त विचारधारा के विपरीत जर्मनी के कुछ ऐतिहासिक जो है संप्रदाय थे। संप्रदायों में कुछ जो है अर्थशास्त्री हुए जिनका नाम था अलावा प्रोफेसर मार्शल, पीगू, वेल्डिंग, फ्रेजर, डार्विन, बैबरेज, बारबरा, बूटन, फ्रेंजर, गुन्नार, मिर्डल। ये तो इतने जितना हम नाम ले रहे हैं, ये तो ये हैं जो मुख्य थे, प्रमुख थे। तो अगर नाम आपको याद रखना हो ना तो इनका देखिए ऐसे नाम याद रखा जा सकता है। यम्पी। तो यम्पी से हो गया मार्शल पीगू, यम्पी। अब बोल्डी, फ्रेजर, डार्विन, वैबरी, बारबरा। तो तो इस संबंध में उनका मत है कि अर्थशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य मानवीय कल्याण में वृद्धि करना। वो कहते हैं कि ये जो लोग जिनका नाम हमने लिया है, इन लोगों का कहना है कि अर्थशास्त्र का जो मेन उद्देश्य है, जो उसका वर्क है, वो क्या है? वर्क ये है कि जो मनुष्य जो धरती पे इंसान है, उनका कल्याण में उनकी वृद्धि करना, ऐसे कार्य में उनकी वृद्धि करना जिससे उनका कल्याण हो सके। तो कल्याण मतलब आप समझ रहे होंगे, कल्याण में वृद्धि करना। और इस उद्देश्य की पूर्ति केवल आदर्शात्मक पहलू द्वारा ही हो सकती है। और इस चीज को पूरा करने के लिए, यानी कि मनुष्य के जो इंसान है उसकी उसके कल्याण में, उसके मानवीय कृत्यों में जो है वृद्धि हो, उसके कल्याण में वृद्धि हो, तो ऐसी वृद्धि को पूर्ण करने के लिए तो कोई घटिया पहलू नहीं बल्कि एक आदर्शात्मक पहलू अगर यूज किया जाए तो उसके द्वारा ही जो है वो हो सकती है। उदाहरण के लिए एक आदर्शात्मक विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र कई प्रकार के क्या नाम है सुझाव देगा। जैसे जैसे क्या कह सकता है? एक आदर्शात्मक विज्ञान मतलब एक सम्मानित विज्ञान वह अर्थशास्त्र को किस तरीके से सुझाव देगा। वो कहेगा कि देखो अर्थशास्त्री जी, देश का आर्थिक नियोजन होना चाहिए, देश का आर्थिक नियोजन होना चाहिए, पूर्ण रोजगार होना चाहिए, पूर्ण रूप से रोजगार होना चाहिए, मजदूरी तथा लाभ का उचित दर भी होनी चाहिए। मजदूरी की एक दर होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि किसी के ऊपर 10,000 रुपए की मजदूरी लगा दो, काम हो 500 रुपए का। नहीं, वो कहता है कि ऐसा मजदूरी होना चाहिए जो समाज के लिए हितकर भी हो। फिर कहता है कि अर्थशास्त्र कई प्रकार से, आर्थिक नियोजन होना चाहिए, पूर्ण रोजगार होनी चाहिए, दूसरा एक लाभ की उचित दर भी होनी चाहिए। यदि कोई लाभ है तो उसकी एक उचित दर हो, ऐसा ना हो कि अनाप शनाप तरीके से जो है उसमें वसूला जाए। ठीक है, उचित दर होनी चाहिए।
अतः आप ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र का संबंध केवल तथ्यों के अध्ययन से नहीं बल्कि आर्थिक लक्षणों को निर्धारित करने से होता है। सबसे बड़ी लाइन यही एक समझने वाली इसमें थी, बाकी सब तो रटंत विद्या है लेखक के नाम। वो ये है कि अर्थशास्त्र का संबंध केवल तथ्यों के अध्ययन करने से नहीं बल्कि आर्थिक लक्ष्यों के निर्धारण करने से होता है। अब जब ये सब बातें हुई तो जो कुछ अर्थशास्त्री थे, विद्वान थे, उनका कुछ कुछ अपना मत था, तो उन मतों को भी हम देख लेते हैं कि आदर्श शास्त्र एक आदर्श विज्ञान भी है। इकोनॉमिक्स इज ए आल्सो एन आइडियल साइंस। तो प्रोफेसर पीगू के अनुसार, जो पहला नाम था आप लोगों को हमने बताया था कि मार्शल, प्रोफेसर मार्शल पीगू, तो प्रोफेसर पीगू यानी जो हम कहे थे कि एमपी में बीएफ, तो वो वाले में बोल्डिंग फ्रेजर, तो वो वाले में मार्शल पीगू का ये कहना था कि पीगू के अनुसार, हमने पीपीटी में ऐसे लिख दिया है जानबूझ के इस बार, क्योंकि कुछ लोगों के बाद बताया कि इकोनॉमिक्स की बुक नहीं है, तो हमने ऐसे ही लिख दिया इस पे, आप लोगों को शायद सही लग भी रहेगा, पीपीटी फोटो वोटो खींचने में, पढ़ने में आसानी रहती है। तो प्रोफेसर पीगू के अनुसार अर्थशास्त्र का अध्ययन करते समय हमारा जो दृष्टिकोण है वो एक दार्शनिक की भांति केवल ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं होना चाहिए। क्या? अर्थशास्त्र मूल रूप से एक आदर्श विज्ञान है। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो कैसे? तो प्रोफेसर पीगू ने कहा कि अर्थशास्त्र का अध्ययन जब हम कर रहे हो तो हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए, हमारा ये दृष्टिकोण होना चाहिए जो दार्शनिक की भांति, एक देखने वाले की भांति केवल ज्ञान के लिए ही प्राप्त नहीं होना चाहिए, केवल ज्ञान ही हमें इससे मिले नहीं होना चाहिए, बल्कि एक डॉक्टर के समान होना चाहिए जो रोगियों का ज्ञान प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य ये कहना चाह रहे थे कि प्रोफेसर पीगू का ये कहना था कि देखो भाई, अर्थशास्त्र का अध्ययन एक ऐसा दृष्टिकोण होना चाहिए जो एक देखने वाले की भांति, एक दर्शक दीर्घा में बैठे हुए व्यक्ति की भांति, एक दार्शनिक की व्यक्ति के भांति केवल ज्ञान लेना उसका पक्ष नहीं होना चाहिए, बल्कि एक डॉक्टर की तरह होना चाहिए। जैसे एक डॉक्टर किसी मरीज के रोग की जांच करता है और फिर उसके निवारण के लिए उसको जो है वो दवाएं चलाता है, ठीक उसी तरीके से एक डॉक्टर के समान जो है किसका, अर्थशास्त्र का अध्ययन होना चाहिए, कि अर्थशास्त्र का अध्ययन हो और एक डॉक्टर की भांति उसका उपचार भी बताया जाए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय बापूजी क्या कहते हैं, नलैकवा क्या कहता है? चलिए, ऑनलाइन क्लास है, इसमें ये सब मुझे नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा केस हो सकता है मेरे प्रति लेकिन ये है कि महात्मा गांधी को मैं पसंद नहीं करता हूँ, आई डोंट लाइक महात्मा गांधी, बिकॉज दैट इन्होंने दिल्ली से होते हुए रास्ता बात कही थी कि वेस्ट बंगाल को दिया जाए। तो महात्मा गांधी के अनुसार कहते हैं कि जो अर्थशास्त्र नीति से भिन्न या विरोधी है वह निषिद्ध है। तो महात्मा गांधी के अनुसार जो अर्थशास्त्र क्या है, नीति से यानी एथिक्स से जो है अगर वो भिन्न है या विरोधी है वह निषिद्ध है या वह त्याज्य है। तो महात्मा गांधी के अनुसार अर्थशास्त्र को इस तरीके से जो है परिभाषित किया गया। प्रोफेसर मैकफाई के अनुसार क्या कहा गया? प्रोफेसर मैकफाई के अनुसार अर्थशास्त्र मूल रूप से एक आदर्श विज्ञान है और वह रसायन की तरह केवल वास्तविक विज्ञान नहीं माना जा सकता। इन्होंने ऐसा इसलिए कहा, प्रोफेसर मैकफाई के अनुसार अर्थकार मूल रूप से एक आदर्श विज्ञान, उन्होंने कहा कि हाँ ये एक आदर्श विज्ञान है, इसका सम्मान है, ये है एक आदर्श विज्ञान है। हाँ लेकिन यह किसी रसायन की तरह केवल वास्तविक विज्ञान नहीं है। जैसे रसायन वास्तविक होता है, रसायन कैसे वास्तविक होता है? अगर एल्युमिनियम का अणुभार है तो एल्युमिनियम का ही अणुभार रहेगा, या कोई केमिकल है तो केमिकल की भांति ही रहेगा, रसायन है तो रसायन ही रहेगा वो। तो केवल यह रसायन की तरह केवल वास्तविक विज्ञान इसे नहीं माना जा सकता। यह एक जो है वो क्या है, इकोनॉमिक्स इज आल्सो एन आइडियल साइंस, यह एक आदर्श के साथ साथ यह एक आदर्श विज्ञान भी है। इसी पे प्रोफेसर हाल्टे के अनुसार अर्थशास्त्र को नीति शास्त्र से अलग नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं कि अर्थशास्त्र को
किसी नीति शास्त्र से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे मूल्यांकन एवं आदर्शों दोनों के संबंध में निर्णय देना होता है। ये कहते हैं कि इसका काम होता है कि चीजों को गणना करना है। इकोनॉमिक स्थिति क्या करती है? गणना ही तो करती है, किसी स्थिति की गणना करना, और गणना करने के बाद उसका मूल्यांकन करना। जैसे आप हमारी गणना किए, राहुल सर, अच्छा राहुल सर की गणना, अच्छा ऑनलाइन क्लास पढ़ाते हैं, अच्छा फीस भी लेता है, अच्छा फीस भी लेता, अच्छा इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता है, तो अच्छा पढ़ाता है कि बुरा पढ़ाता है? अच्छा अच्छा पढ़ाता है, तो बुरा क्या पढ़ाता है? तो यानी आप हमारा क्या कर रहे हैं? मूल्यांकन कर रहे हैं, हमारी जांच परख कर रहे हैं, हमारे मूल्यों की गणना कर रहे हैं। तो प्रोफेसर हाल्टे के अनुसार इसको नीति शास्त्र से अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नीति शास्त्र क्या करती है? गणना करती है। क्योंकि नीति शास्त्र अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसे मूल्यांकन एवं आदर्श दोनों के संबंध में निर्णय देना होता है। वो ये कहते हैं ये तो मूल्यांकन तो करता ही करता है, और मूल्यांकन के साथ साथ मूल्यांकन और आदर्श जो दोनों हैं, इन दोनों के संबंध में इसे तुलना देना होता है, इसीलिए एक निर्णय देना होता है, इसीलिए अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान भी है। तो कहने का तात्पर्य हो गया कि अर्थशास्त्र जब कुछ अच्छी बातें होती हैं तो कुछ निगेटिव थॉट भी होते हैं, कुछ आर्गुमेंट भी होते हैं। जैसे 2 दिन अंशिता और अर्चना ने क्लास नहीं ज्वाइन कर पाई, जिसके लिए इन्होंने आज फोन करके मुझे खूब हड़काया। इन्होंने कहा कि हम क्लास नहीं ज्वाइन कर पाए, आपने मुझे ग्रुप से निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो जब कोई अच्छी चीज होती है तो वहां पे क्या होता है? कुछ मानवीय लोग आ करके आर्गुमेंट भी करते हैं, जैसे अंशिता और साक्षी ने आज किया था। हो, अंशिता और अर्चना ने किया था। तो अंशिता, डोंट माइंड, बुरा मत लगाना। अर्चना, आप भी बुरा मत लगाना। तो क्या हुई है बात? तो पहला तर्क यहाँ पे आता है कि कहता है कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण अथवा मानवीय विज्ञान से संबंधित है। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू ह्यूमन वेलफेयर एंड ह्यूमैनिटेरियन साइंस। वो कहते हैं कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण, अर्थशास्त्र आप ये कहते हैं कि मानव विज्ञान से संबंधित है। अर्थशास्त्र मानव कल्याण के लिए है, और ये मानव विज्ञान से जो है वो जुड़ा हुआ है। इकोनॉमिक्स इज अ डेफिनेटली अ ह्यूमन साइंस, हेंस इसलिए इट बिकम अ नेसेसरी, यह जरूरी है कि दैट इट अ कंप्लीटली एक्सप्लेन टू सब्जेक्ट रिलेटेड टू द ह्यूमन वेलफेयर। इफ यदि दिस डज नॉट हैपन, यदि ऐसा नहीं होता है, देन दिस टॉपिक, तो इस टॉपिक विल बिकम अ नैरो एंड यूनिटेरिस्टिक। कहते कैसे हैं? वो कहता है कि आदर्श विज्ञान के पक्ष में हम अगर तर्क दें तो यह आदर्श मानव कल्याण, मनुष्य की स्थिति को दर्शाता है, इसलिए मानव विज्ञान से संबंधित है। तो अर्थशास्त्र निश्चित रूप से, डेफिनेटली एज ए ह्यूमन साइंस, अर्थशास्त्र निश्चित रूप से मानवीय विज्ञान है। हेंस इसलिए इट बिकम अ नेसेसरी दैट, इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि वह इट कंप्लीटली एक्सप्लेन द सब्जेक्ट रिलेटेड, यह जरूरी हो जाता है कि ऐसे सब्जेक्ट के विषय में वह रिलेट करे टू द ह्यूमन वेलफेयर, जो मनुष्य कल्याण के लिए हो। तो आदर्श 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 अर्थशास्त्र निश्चित रूप से मानवीय विज्ञान है, इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि वह मानव कल्याण, ह्यूमन वेलफेयर की जो है वो बातों को करे, या संबंधित जो है उसकी व्याख्या करे। हाँ, इफ दिस डज नॉट हैपन, यदि ऐसा नहीं होता है, यदि ऐसा नहीं होता है, देन सो दिस, तो टॉपिक विल बिकम, तो टॉपिक बिकम यानी हो जाएगा क्या? एक नैरो यानी कि संकुचित, या यूनिटरिस्टिंग यानी कि इंटरेस्टिंग। तो अनइंटरेस्टिंग, यूनिटरिस्टिंग क्या तो हो जाएगा? तो हो गया अति रुचिकर, यही तो होता है मेरे ख्याल से, पता नहीं यार, इसका जरा आप लोग भी गूगल कर लेना, हमारे हिसाब से तो अति रुचिकर ही होता है। तो यदि ऐसी स्थिति नहीं हुई तो क्या हो जाएगा? यह एक संकुचित और अरुचिकर हो जाएगा। कहता है कि श्रम विभाजन का तर्क दोषपूर्ण है। अर्थशास्त्र को जो विज्ञान कहा गया,
तो एक अर्थशास्त्री ने कहा कि हाँ सुनो, ऐसा कुछ नहीं है, यह श्रम विभाजन का दोषपूर्ण है। तो श्रम विभाजन का थोड़ा सा एक गहरा टॉपिक और समझने वाला है, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग इसको गंभीरता से जो है वो समझिएगा। तो श्रम विभाजन का तर्क दोषपूर्ण है, ऐसा कैसे? द लॉजिक ऑफ द डिवीजन ऑफ द लेबर इज अपॉर्ड। कैसे है? एक अर्थशास्त्री किसी विषय का अध्ययन करे, एक अर्थशास्त्री, जैसे मान लीजिए मैं अर्थशास्त्री, मैं किसी विषय का अध्ययन करूं तथा उसके कारणों को और उसके परिणाम के संबंध में स्थापित करूं, परंतु जब क्या करना चाहिए और क्या नहीं बात आए तो यह श्रेय स्थापित करे, परंतु जब तक क्या करना चाहिए क्या नहीं तो वह नीति शास्त्री को दे दे तो अनुचित होगा। जैसे कि कोई व्यक्ति श्रम करे परंतु श्रम के अपेक्षा परिश्रमिक यानी उसके ऊपर जो लाभ हो अर्थात नीति शास्त्र को दे दे तो अनुचित होगा। इसका श्रेय कोई अन्य व्यक्ति ले जाए तो क्या हो जाएगा? गलत होगा। तो अर्थशास्त्री किसी विषय का अध्ययन करे, ठीक, और उसके कारणों को जाने, उसके परिणाम के संबंध में कोई संबंध स्थापित करे, कारणों और परिणाम का संबंध स्थापित करे, परंतु ऐसी स्थिति बने कि उसका लाभ किसी को मिलना चाहिए और लाभ मिल जाए किसी और को, तो यह बिल्कुल अनुचित होगा, यह उचित नहीं होगा। जैसे कोई व्यक्ति श्रम करे परंतु उस श्रम के प्रति जो फल आए वो कोई दूसरा लेकर के जाए, तो ऐसे में वह एक अर्थशास्त्र विषय का अध्ययन किया है, अर्थ कल्याण के स्थापित किया है, तो यह बताने के लिए कि उसके लिए उपयुक्त है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। यदि किसी समस्या पर निर्णय कोई नीतिशास्त्र या धर्मशास्त्री देगा तो परिणाम गलत भी हो सकता है। अतः एक अर्थशास्त्री को ही अंतिम निर्णय देने का अधिकार मिलना चाहिए या अंतिम निर्णय देने ही दिया जाना चाहिए। तो श्रम विभाजन के तर्क में दोषपूर्ण बातें कही गई। वो कहा कि अगर कोई ऐसी बातें आ जाए कि अर्थशास्त्री एक अध्ययन करे और उसके जो कारण निकल करके आए, जो परिणाम निकल करके आए, उन परिणाम और कारणों के संबंध में एक संबंध बनाए, परंतु जब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए कि ऐसी कुछ बातें आए और ऐसी बातें आए कि काम किया किसी और ने, उसका लाभ किसी और को मिल रहा है, तो यह तो नीति शास्त्र दे दे तो क्या होगा? यह अनुचित होगा कि कोई व्यक्ति श्रम करे परंतु उसका श्रम की कोई और लेकर के जाए। तो वास्तव में जिसने अर्थशास्त्र विषय का अध्ययन किया है, कारण तथा परिणाम के बीच में संबंध को स्थापित किया है, यह बताने के लिए उसके लिए उपयुक्त है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक अर्थशास्त्री ने किसी बिजनेस का जो है वो गणना किया, उसका मूल्यांकन किया। अब उसमें जो मूल्यांकन हुई उसमें मेहनत किसी और ने करनी, उसको लाभ किसी और ने लेकर के गया। तो इसका तात्पर्य यहाँ पे ये हुआ कि व्यापारी में बिजनेस करता है बिजनेसमैन, लेकिन उसके पीछे मेहनत करता है मजदूर, लेकिन उसके पूरे लाभ को कौन ले जाता है? कौन ले जाता है? मालिक ले जाता है, यानी पक्षकार ले जाता है। तो ऐसे में अर्थशास्त्री जो अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है उसकी यह जिम्मेदारी बनती है कि जो कारण आए, जो परिणाम आए, जिसके मध्य वो संबंध को स्थापित किया जाए, तो उसे ही इसकी समस्या का निर्णय लेना नीति शास्त्री या धर्मशास्त्री देगा तो परिणाम गलत हो सकता है, उसे ही इसका निर्णय जो है वो देना चाहिए। अर्थशास्त्र का अंतिम निर्णय दिया जाना चाहिए किसको? जो अर्थशास्त्री। तो श्रम विभाजन का तर्क में दोषपूर्ण बातें ये हुई। दूसरी बात आती है कि तर्क व भावना का संयोग आवश्यक, मनुष्य तार्किक व भावुक दोनों। तो तर्क व भावना का संयोग, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक एंड इमोशन इज अननेसेसरी। मैन इज अ बोथ लॉजिकल एंड इमोशन। तो मनुष्य, क्या बात सही है? हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो, मनुष्य लॉजिक पे भी बातें करता है, वो नहीं तर्क पे भी बातें करता है। वो कहता है अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हुआ,
पहली बात। दूसरा, वो इमोशनल भी बातें करता है, ठीक है। तो उसी पे बात आई कि तर्क व भावना का संयोग आवश्यक, मनुष्य तार्किक व भाविक दोनों है। तो बात आई, तीसरा सेक्शन कहा कि इसलिए मानवीय विषयों का केवल तार्किक विवेचन नहीं हो सकता। अर्थशास्त्री ने कहा कि मनुष्य तो एक ऐसी जाति का है जो कि लॉजिकल बातें भी करता है और इमोशनल बातें भी करता है। तो इसलिए जो मानवीय विषय हैं, मानवीय विषयों का केवल तार्किक विवेचन नहीं हो सकता। मनुष्य के भावुक प्रधान होने के कारण उसके कार्यकलापों में अच्छाई व बुराई, नैतिक पहलू का समावेश होना चाहिए। नहीं समझे आप लोग? कहता है कि तर्क व भावना का संयोग, कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक एंड इमोशनल इज नेसेसरी। ये जरूरी है, होता है। मैन इज बोथ लॉजिकल एंड इमोशनल। आदमी जो है वो तार्किक भी है और भावुक दोनों है। कौन? मनुष्य। और तर्क भावना का संयोग है, ये नेसेसरी है, होता ही है कि मनुष्य जो है वो तर्क और भाव का दोनों पे पक्ष पे जो है वो चलता है। इसलिए अर्थशास्त्री ने कहा कि अर्थशास्त्र इसलिए मानवीय विषयों का केवल तार्किक विवेचन नहीं हो सकता, केवल तर्क के आधार पर उसकी विवेचना नहीं हो सकती, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि मनुष्य के भावुक प्रधान होने के कारण या भावुक स्वभाव का मालिक होने के कारण उसके कार्यकलापों में अच्छाइयां और बुराइयां दोनों का समावेश जो है वो होना चाहिए। क्या कहता है? जैसे एक व्यक्ति है, कोई बिजनेस करता है, तो है तो वो व्यक्ति ही, तो व्यक्ति के अंदर लॉजिकल और इमोशनल दोनों चीज होती हैं। तो लेखक कहता है कि जब मनुष्य के जो विषय हैं, अगर उन विषयों के तार्किक जो है वो विवेचना की जाए, तो विवेचना में यह पाया जाएगा कि मनुष्य भाविक प्रधान, यानी मनुष्य एक भावुक व्यक्ति होता है, इमोशनल का, लॉजिकल होता है, होने के कारण जो उसके द्वारा जो क्रियाकलाप किए गए हैं उसमें अच्छाइयां और बुराइयां दोनों का वो समावेश जो है वो होता है या होना चाहिए। चौथे में आता है कि केवल वास्तविक विज्ञान मानने से अर्थशास्त्र रुचिकर व नीरस हो जाएगा। केवल ये मान लिया जाए कि यह एक वास्तविक विज्ञान है तो अर्थशास्त्र एक अरुचिकर, यानी इसमें कोई रुचि किसी की नहीं रहेगी, बल्कि ये नीरस माना जाएगा। Considering economics only as a real science will make economics under या यूनिटेटिंग एंड बोरिंग सब्जेक्ट या अंडर गोज टू द बोरिंग सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा? अगर इसको सिर्फ वास्तविक विज्ञान मान लिया जाए तो अर्थशास्त्र क्या हो जाएगा? एक नीरस जैसा लगेगा या रुचिकर नहीं रहेगा। तो अर्थशास्त्र निश्चित रूप से मानवीय कल्याण से संबंधित है। मानवीय कल्याण मतलब मनुष्य के लिए जो कल्याण हो उससे संबंधित है। वह मानवीय पक्ष के महत्वपूर्ण पहलुओं की व्याख्या करता है। कौन? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मानवीय पक्ष के महत्वपूर्ण पहलुओं की व्याख्या करता है। यदि ऐसा नहीं होता तो यह विषय अरुचिकर रहकर बन जाएगा। अर्थशास्त्र विज्ञान के पक्ष में तार्क है। तो पांचवा ये कहता है कि रॉबिन्स के अपने विचारों में विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन इन रॉबिन्स ऑन व्यू, उनके अपने ही विचारों में उनके अपने जो है वो मतभेद हैं। क्या है? कि अर्थशास्त्र को केवल वास्तविक विज्ञान मानने वाले विचारक भी अपने आप को आदर्शों से अलग नहीं रख सकते। तो अर्थशास्त्र के केवल वास्तविक विज्ञान मानने वाले विचारक भी अपने आप को आदर्श से अलग नहीं रख सकते। रॉबिन्स भी सीमित साधनों के सर्वोत्तम वितरण या सीमित साधनों के लिए एकदम फिक्स इसेंशियल एलिमेंट्स के लिए वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन की बात जो है वो करते हैं, जो उन्हें आदर्श विज्ञान के अंतर्गत ले आता है। यद्यपि यह कि रॉबिन्स अर्थशास्त्र को नीति शास्त्र से अलग मानते रहे हैं। उनका मत है कि अर्थशास्त्रियों के नीति शास्त्र की समस्याओं पर विचार नहीं करना चाहिए, उन्हें न चाहते हुए भी आदर्श विज्ञान का समर्थन बना देता है या समर्थक बना देता है। फिर कहते हैं कि अर्थशास्त्री का
अर्थशास्त्री ही निर्णय देने के लिए सार्वजनिक उपयुक्त है। हाँ, जब बात हुई ना कि नीति शास्त्री भी उसकी बात करे तो नहीं, तो अर्थशास्त्र ही निर्णय देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इको इको इकोनॉमिक्स आर द मोस्ट सुटेबल टू द गिवन डिसीजंस। तो एक अर्थशास्त्री निर्णय के संबंधों में तटस्थ नहीं रह सकता। वो कहते हैं कि एक अर्थशास्त्री अगर वो चाहे कि कोई निर्णय देने के संबंध में वो तटस्थ रहे तो वह नहीं रह सकता, क्योंकि वह किसी समस्या का अध्ययन करता है तो उनके बीच संबंध या स्थापित करता है, इसलिए वह इस संबंध में अपना निर्णय देने से सबसे उपयुक्त साबित हो सकता है, जो कि तर्क संगत है। तो कैसे? एक अर्थशास्त्री निर्णय के संबंध में तटस्थ नहीं रह सकता, वो टिका नहीं रह सकता, क्योंकि जब वह किसी समस्या का अध्ययन करता है तो उसके बीच संबंध भी स्थापित करता है, इसलिए वह इस संबंध में अपना निर्णय देने से उपयुक्त साबित हो सकता है, जो कि तर्क संगत है, यह तर्क के साथ है। वो कहते हैं कि एक अर्थशास्त्री निर्णय देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि जब अर्थशास्त्री किसी की गणना करता है, मूल्यांकन करता है, तो उसके साथ उसका एक संबंध स्थापित हो जाता है। संबंध ऐसे स्थापित हो जाता है कि उसकी गणना करने के लिए ऐसे ऐसे तथ्यों को ला करके उसमें उसकी गणना करनी पड़ती है कि उसका उसके साथ एक संबंध सृजित हो जाता है, एक संबंध स्थापित हो सकता है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि उनके द्वारा, जिसने उसकी गणना की है, उनके द्वारा उससे ज्यादा कोई जानकारी और नहीं उठा सकता, कोई और जानकारी नहीं इकट्ठा कर सकता। इसलिए यह तर्क सही हो जाता है कि अर्थशास्त्री ही निर्णय देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि उसका अर्थशास्त्री का अध्ययन करते समय, अर्थ का अध्ययन करते समय, उस समय उसके साथ एक संबंध सृजित हो जाता है। इसलिए सबसे उपयुक्त जो है वो तर्क वही कर सकता है, इसीलिए सबसे उपयुक्त विचार जो है उसी के हो सकते हैं, इसीलिए उसके विचार सर्वाधिक, उसके उपयुक्त सर्वाधिक निर्णय जो है वो माने जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थ्योरी है।